इमेजिन करो, किसी पार्टी में हो और कोई इंसान अचानक तुम्हारे मन की बात कह दे। तुमने कुछ बोला भी नहीं, फिर भी उसने तुम्हारा राज खोल दिया। अजीब सा रोमांच और हैरानी होती है ना। सोचो, अगर तुम भी ऐसा कर पाओ, किसी के मन की बात बिना बोले जान लो। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म बाय टोनी कोरिंडा। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो तुम्हें सिखाती है कैसे दूसरों के मन को पढ़ा जाए, कैसे बिना कहे किसी का राज जाना जाए और कैसे लोगों को ऐसा महसूस कराया जाए कि तुम उनके दिमाग के अंदर झांक सकते हो। टोनी कोरिंडा दुनिया के सबसे बेहतरीन मेंटलिस्ट्स में से एक थे। 1960 के दशक में उन्होंने ये किताब लिखी थी जो आज तक मेंटलिज्म सीखने वालों के लिए बाइबल मानी जाती है। कोरिंडा खुद एक रहस्यमयी व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने अनुभवों और गहरे शोध से ऐसी कला विकसित की जिससे वो दुनिया भर में मशहूर हो गए। इस किताब की खासियत है इसकी सरलता और गहराई। कोरिंडा ने इसमें 13 स्टेप्स यानी 13 ऐसे अध्याय लिखे हैं जो तुम्हें माइंड रीडिंग, प्रेडिक्शंस, टेलीपैथी और मेमोरी टेक्निक्स सिखाते हैं। इसमें न सिर्फ ट्रिक्स हैं, बल्कि वो मनोवैज्ञानिक तरीके भी बताए गए हैं जिससे लोग तुम्हारे जादू पर यकीन करने लगते हैं। टोनी कोरिंडा ने एक बार एक शो में बिना देखे एक आदमी की जेब में रखी घड़ी का सही समय बता दिया था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये कैसे किया, तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। दरअसल उन्होंने आदमी के हाथों की मसल मूवमेंट पढ़ ली थी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक साइंस थी, मन की गहराइयों को समझने की कला। तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है ये किताब? सोचो, अगर तुम अपने दोस्तों के बीच ऐसा कुछ कर सको तो, या किसी बिजनेस मीटिंग में किसी क्लाइंट के मन की बात समझ सको। ये सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, बल्कि ये किताब तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी। तो तैयार हो जाओ इस रहस्यमयी सफर पर निकलने के लिए, क्योंकि ये किताब तुम्हें वो सिखाएगी जो आम लोग कभी नहीं सीखते। क्या तुम अपने दिमाग की ताकत को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो? अगर हाँ, तो 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाली है। इस बुक हमने आसान भाषा में बताया है, तो इसे ध्यान से सुने और साथ ही हमारे चैनल 7PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब अब भी कर लें। स्टेप 1, मेंटलिज्म इज अबाउट परसेप्शन एंड साइकोलॉजी। सोचो, तुम एक दोस्त के साथ बैठे हो। वो अचानक तुम्हारी आंखों में देखता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम ना कुछ छुपा रहे हो, कोई चिंता है। तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी हैरानी होती है। उसे कैसे पता चला? तुमने तो कुछ कहा भी नहीं। ये जादू नहीं है, ये मेंटलिज्म है। असल में तुम्हारा दोस्त तुम्हारे हाव भाव, आंखों की हलचल और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहा था। हमारे शरीर और दिमाग के बीच ऐसा कनेक्शन है जो हम खुद महसूस नहीं करते, लेकिन एक मेंटलिस्ट इसको पहचान लेता है। टोनी कोरिंडा की पहली और सबसे बड़ी सीख यही है, मेंटलिज्म का मतलब जादू नहीं, बल्कि परसेप्शन और साइकोलॉजी का खेल है। हम दिखते क्या हैं और होते क्या हैं। हर इंसान का दिमाग एक खुली किताब है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। मेंटलिस्ट वही है जो इस किताब के हर पन्ने को गौर से पढ़ता है। कोरिंडा बताते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसका अंदाजा उनकी आवाज, उनके चलने के तरीके, यहाँ तक कि उनकी सांसों की रफ्तार से लगाया जा सकता है। जब तुम किसी से मिलते हो तो उनके कहे हुए शब्द से ज्यादा उनके बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस तुम्हें सच बताते हैं। टोनी कोरिंडा खुद एक बार एक पार्टी में गए थे। वहां उन्होंने एक महिला से कहा, तुम्हारे दिमाग में एक नाम घूम रहा है, शायद तुम्हारे बचपन का दोस्त, उसका नाम आर से शुरू होता है। महिला हैरान रह गई। सच में उसके बचपन के दोस्त का नाम रॉबर्ट था। कोरिंडा ने बताया कि उसने महिला के हाथ में ब्रेसलेट पर छोटे आर के चिन्ह को देखा था और उसकी हल्की मुस्कान को नोटिस किया था। यही परसेप्शन है। तुम भी लोगों की छोटी छोटी चीजों को नोटिस करके उनकी सोच को समझ सकते हो। मेंटलिज्म सिर्फ मंच पर लोगों को चौंकाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अगली बार जब तुम किसी से मिलो, ध्यान से देखो। हो सकता है उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनके हाथ तुम्हें वो राज बता रहे हों जो उनके शब्द कभी नहीं कहेंगे। स्टेप 2, ऑब्जर्वेशन एंड मिसडायरेक्शन आर क्रिटिकल। नजर का धोखा, मेंटलिज्म की असली ताकत। सोचो, तुम किसी शो में बैठे हो, मंच पर एक शख्स आता है, तुम्हें घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हारी जेब में एक लाल रंग की चीज है। तुम अपनी जेब में हाथ डालते हो और सच में वहां तुम्हारी लाल चाबी मिलती है। तुम्हें यकीन नहीं होता, उसने देखा कैसे? असल में
उसने देखा ही नहीं था, उसने तुम्हारे ध्यान को भटकाया था। इसे कहते हैं मिस डायरेक्शन, यानी नजर का धोखा। टोनी कोरिंडा की दूसरा स्टेप यही है, मेंटलिज्म में जितना जरूरी चीजों को देखना है उतना ही जरूरी है लोगों का ध्यान भटकाना। अब सवाल यह है, कैसे काम करता है मिस डायरेक्शन? जब तुम्हारा ध्यान किसी बड़ी चीज पर होता है, तुम्हारी आंखें और दिमाग छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक मेंटलिस्ट इसी का फायदा उठाता है। वो तुम्हें किसी और चीज में उलझा देता है ताकि असली ट्रिक बिना किसी के देखे हो जाए। टोनी कोरिंडा ने एक बार एक शो में एक महिला को स्टेज पर बुलाया। उन्होंने उसे एक कार्ड चुनने को कहा। जैसे ही महिला कार्ड उठा रही थी, कोरिंडा ने अचानक उसकी उंगली पर चमकती अंगूठी की तारीफ कर दी। महिला की नजर अपनी अंगूठी पर गई और उसी पल कोरिंडा ने महिला का कार्ड बदल दिया और किसी ने कुछ नहीं देखा। यहाँ मिस डायरेक्शन का कमाल था। जब हमारा ध्यान किसी और चीज पर होता है, हम बाकी चीजों को मिस कर देते हैं। मिस डायरेक्शन सिर्फ स्टेज पर नहीं होता। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग किसी मीटिंग में सबका ध्यान अपनी बातों पर खींच लेते हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हारे सवालों का जवाब सीधे नहीं देते, बल्कि तुम्हें किसी और बात में उलझा देते हैं? ये सब मिस डायरेक्शन के छोटे छोटे रूप हैं। जब भी तुम किसी से बात करो, उनके ध्यान के पैटर्न को समझो। अगर तुम अपनी बात छुपाना चाहते हो, सामने वाले को किसी और चीज पर फोकस करने दो। बॉडी लैंग्वेज और तेजी से बदलते टॉपिक्स भी मिस डायरेक्शन के बड़े हथियार हैं। याद रखना, असली खेल चीजों को छुपाने में नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान वहां ले जाने में है जहां तुम चाहते हो। स्टेप 3, स्वामी गिमिक। सीक्रेट राइटिंग इज पावरफुल। स्वामी गिमिक वो रहस्य जिससे राज कागज पर उतरते हैं। कभी सोचा है कि कोई भविष्यवाणी कैसे सच हो जाती है, बिना कुछ बोले, बिना किसी जादू की छड़ी के, और अचानक तुम्हारे सामने एक पर्ची निकलती है जिस पर वही लिखा होता है जो तुम सोच रहे थे। ये कोई चमत्कार नहीं, ये है स्वामी गिमिक, एक ऐसा गुप्त हथियार जो हर मेंटलिस्ट के पास होता है। टोनी कोरिंडा की 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म में तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है स्वामी गिमिक, सीक्रेट राइटिंग। ये एक छोटी सी डिवाइस है जो तुम्हारी उंगली या अंगूठे से जुड़ती है और बिना किसी के देखे तुम लिख सकते हो। जब कोई तुम्हारी तरफ देख रहा होता है, उस पल तुम चुपचाप कागज पर वही लिख देते हो जो दिखाना है, और सामने वाले को लगता है ये पहले से लिखा था। स्वामी गिमिक की सबसे बड़ी ताकत ये है कि लिखते हुए कोई देख नहीं पाता। तुम अपनी भविष्यवाणी को लाइव बदल सकते हो। लोगों को लगता है कि तुमने जादू कर दिया। कोरिंडा ने एक बार एक शो में कहा, मुझे लगता है तुम जिस फल के बारे में सोच रहे हो वो संतरा है। आदमी ने चौंक कर कहा, बिल्कुल सही। असल में कोरिंडा ने पहले से कुछ नहीं लिखा था। उसने आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाया और तुरंत अपनी उंगली में छुपे स्वामी गिमिक से ऑरेंज कागज पर लिख दिया। अब सवाल यह है, तुम इस ट्रिक को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन में जब भी तुम किसी से सवाल पूछो, तुरंत ही उनकी प्रतिक्रिया पर नोट्स बना लो, बिना किसी को देखे। सोशल सेटिंग में किसी दोस्त की पसंदीदा चीज नोट कर लो और बाद में उसे चौंका दो, सीक्रेट्स छुपाने के लिए। अगर तुम किसी खेल में किसी का नाम या चीज छुपाना चाहते हो, तो इसे लिखकर रहस्य बना सकते हो। स्वामी गिमिक एक छोटा सा टूल है, लेकिन इसके इस्तेमाल से तुम बड़े कमाल कर सकते हो। यह तुम्हें न सिर्फ लोगों के बीच अलग बनाएगा, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। अब हम बात करेंगे स्टेप 4, द पावर ऑफ बिलेट्स, यानी छोटे कागज का बड़ा राज, बिलेट्स की ताकत। सोचो, एक पार्टी में तुमसे कहा जाए, अपने मन में कोई नाम सोचो और इसे एक छोटे से कागज पर लिखकर मोड़ दो। तुमने चुपचाप कागज पर लिखा, मोड़ा और किसी को दिखाए बिना उसे हाथ में छुपा लिया। कुछ देर बाद स्टेज पर खड़ा शख्स तुम्हारा नाम जोर से बोल देता है, वही नाम जो तुमने लिखा था। तुम हैरान हो, सोच रहे हो, आखिर ये कैसे मुमकिन है? दोस्तों, यही है बिलेट की ताकत। टोनी कोरिंडा की 13 कदम मानसिकवाद में बिलेट्स, यानी छोटे कागज के टुकड़ों का जिक्र बार बार आता है। ये वो साधारण सी चीज है जो किसी भी मेंटलिस्ट को असाधारण बना देती है। बिलेट मेंटलिज्म का असली खेल होता है जानकारी चुपचाप हासिल करना। तुम सोचते हो कि तुम्हारा राज सिर्फ उस कागज में है, लेकिन मेंटलिस्ट ने पहले ही बिना देखे या छुए तुम्हारी पर्ची से राज निकाल लिया होता है। टोनी कोरिंडा ने एक शो के दौरान दर्शकों में से एक आदमी को बुलाया। उन्होंने कहा, अपने किसी बचपन के दोस्त का नाम लिखो जिसे यहाँ कोई नहीं जानता। आदमी ने नाम लिखकर पर्ची मोड़ दी और अपनी मुट्ठी में रख ली। कोरिंडा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
तुम जिस नाम के बारे में सोच रहे हो वो डेविड है। आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वही नाम था। असल में कोरिंडा ने बड़ी चालाकी से बिलेट स्विच किया था। दर्शक को लगा कि उसका असली कागज उसके पास है, लेकिन वो पहले ही बदल चुका था। लोगों को विश्वास होता है कि ये जादू है, जबकि असल में ये परसेप्शन और ट्रिक का खेल है। अब सवाल है, आप कैसे कर सकते हैं? दोस्तों के साथ मजाक में उसका मनपसंद रंग या जगह लिखने को कहो और उसे बिना देखे बता दो। किसी इवेंट में लोगों से उनकी पसंदीदा फिल्म या गाना लिखने को कहो और सबके सामने राज खोल दो। प्रोफेशनल लाइफ में क्लाइंट की सोच को पकड़ने और उन्हें प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। बिलेट मेंटलिज्म सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि एक कला है जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग बना सकती है। क्या तुम तैयार हो इस छोटे कागज के बड़े खेल में महारत हासिल करने के लिए? अब हम बात करेंगे स्टेप 5, मेमोरी टेक्निक सारे की। सोचो तुम किसी से मिलते हो और वो तुम्हारा नाम सुनकर कहता है, तुम तो वही हो ना जो पिछले साल हमारी मीटिंग में था, जहां तुमने वो शानदार प्रेजेंटेशन दी थी। तुम हैरान रह जाते हो क्योंकि तुम उसे मुश्किल से याद कर पा रहे हो, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से याद कर रहा है। ये क्यों होता है? ये असल में एक मेमोरी टेक्निक का कमाल है। और जब बात आती है मेंटलिज्म की, तो याददाश्त सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक पावर बन जाती है। टोनी कोरिंडा की 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म, जब वो मेमोरी टेक्निक्स की बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि तुमको बस चीजें याद रखनी हैं। वो तो सिखाते हैं कि कैसे तुम अपनी दिमागी ताकत को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो कि तुम किसी भी जानकारी को चुटकियों में याद कर सको। कोरिंडा ने एक बार एक शो में लोगों से 50 से ज्यादा नाम पूछे और कुछ ही मिनटों में उन सभी नामों को पलटकर बता दिया। ये ना कोई जादू था, न कोई मानसिक ताकत, ये था मेमोरी सिस्टम का इस्तेमाल। उन्होंने एक खास तकनीक का उपयोग किया था जिसमें उन्होंने सभी नामों को कुछ खास मानसिक चंक्स में बांट दिया। ये तरीका था मेथड ऑफ लोसी, यानी एक मानसिक नक्शा बनाना जहां हर नाम को किसी विशेष जगह पर रखा जाता है। जब तुम उस जगह को याद करते हो तो नाम अपने आप याद आ जाते हैं। ये कैसे काम करता है? चंकिंग। इसे ऐसे समझो, तुम एक फोन नंबर को याद करना चाहते हो। 10 अंकों का नंबर तुम्हें याद रखने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे 3 हिस्सों में बांट सको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो तुम उसे आसानी से याद कर पाओगे। यही चंकिंग टेक्निक है, मेथड ऑफ लोसी। इसका मतलब है किसी ठोस स्थान पर मानसिक रूप से चीजों को रखना। जैसे अगर तुम एक शहर की सैर कर रहे हो तो तुम हर दुकान, हर मोड़ को एक यादगार जानकारी से जोड़ सकते हो। जब तुम उस शहर में वापसी करोगे तो सारी जानकारी अपने आप ताजा हो जाएगी। एसोसिएशन। यह तरीका यह है कि तुम किसी नए शब्द या जानकारी को किसी पुराने यादगार बात से जोड़ लो। जैसे अगर तुम्हें किसी का नाम याद रखना है तो उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत खास हो। इसे आप अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? किसी का नाम याद करना। जब भी किसी से मिलो उसका नाम एक अजीब चीज से जोड़ दो। जैसे किसी के नाम आर्यन को तुम उस दिन के आकाश के रंग से जोड़ सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स। किसी क्लाइंट या दोस्त का जन्मदिन याद रखना हो तो उसे किसी खास इवेंट से जोड़ लो। जैसे ये दिन वो दिन था जब मैंने अपनी पहली नौकरी पाई थी। प्रोफेशनल लाइफ में मीटिंग्स में जब तुम नए नाम, स्थान या जानकारी सुनो तो उसे तुरंत किसी मानसिक नक्शे से जोड़ो। इससे तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाएगी और तुम खुद को और ज्यादा प्रभावी महसूस करोगे। याददाश्त सिर्फ एक क्षमता नहीं, बल्कि एक ऐसा सुपर पावर है जिसे तुम सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हो। स्टेप 6, साइकोलॉजिकल फोर्सेस क्रिएट द इल्यूशन ऑन ए फ्री विल। सोचो तुम एक दुकान पर हो और तुमसे पूछा जाता है, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे पास एक नई घड़ी हो? तुम मुस्कुराते हो और कहते हो, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहेगा। पर असल में तुम्हारे दिमाग में पहले से ही इस घड़ी के बारे में ख्याल था। तुमने यह निर्णय लिया, लेकिन तुमको लगा कि यह फैसला तुम्हारा खुद का था। क्या हुआ? असल में तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा को कुछ मनोवैज्ञानिक ताकतों ने नियंत्रित किया था। यह है साइकोलॉजिकल फोर्सेस का कमाल। यही वो खेल है जो मेंटलिज्म में इस्तेमाल होता है, जहां लोग सोचते हैं कि उनका निर्णय पूरी तरह से उनका खुद का है, जबकि वह किसी और के नियंत्रण में होता है। साइकोलॉजिकल फोर्सेस का मतलब है हम बिना किसी को महसूस कराए उसके दिमाग को एक दिशा में मोड़ सकते हैं और वो सोचता है कि यह निर्णय उसका खुद का है। कोरिंडा ने एक शो के दौरान दर्शकों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक कार्ड को सोचो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में किसी एक कार्ड को चुनने की स्वतंत्रता हो।
दर्शक ने सोचा और फिर कोरिंडा ने उसी कार्ड का नाम बताया। कैसे? उन्होंने जानबूझकर कुछ छोटे छोटे संकेत दिए थे, जैसे यह कार्ड दिल से जुड़ा हुआ हो सकता है, या तुम शायद लाल रंग का कार्ड सोच रहे हो। इन छोटे संकेतों से दर्शक का मन उसी कार्ड की तरफ खींच गया। साइकोलॉजिकल फोर्सेस कैसे काम करती हैं? लैंग्वेज पैटर्न्स। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े आराम से तुम्हें किसी विचार की तरफ खींच लेते हैं? ये उनके शब्दों का खेल होता है। जैसे तुम शायद सोच रहे हो कि ये सही विकल्प है ना? ये शब्द तुम्हारे दिमाग में एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। एंकरिंग। अगर तुम एक व्यक्ति को बार बार एक खास रंग या विचार के बारे में बोलते हो तो उसकी मानसिकता उस रंग या विचार की तरफ जुड़ जाती है। प्राइमिंग। जब तुम्हें पहले से कोई जानकारी दी जाती है तो तुम वही सोचने लगते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई पहले से कह दे कि तुम में वो खास गुण हैं, तो तुम खुद को उसी रोशनी में देखना शुरू कर देते हो। अब सवाल है, आप इसे कैसे अपना सकते हो? अगर तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो तो उसे मानसिक रूप से एक दिशा में ले जाओ। जैसे तुम यह सोच सकते हो कि इस दिशा में जाना सही होगा, क्योंकि लोग अक्सर यह विकल्प चुनते हैं। बिजनेस में क्लाइंट से बात करते वक्त उनके फैसले को एक खास तरीके से मोड़ने के लिए प्राइमिंग का इस्तेमाल करो। जैसे यह डिजाइन वही है जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। रिश्तों में अगर तुम चाहते हो कि कोई तुमसे सहमत हो तो उनके दिमाग में एक ऐसा विचार डाल दो जिससे उन्हें लगे कि यह उनके लिए सबसे सही फैसला है। याद रखना, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि तुम हमेशा कुछ न कुछ संकेतों और मनोवैज्ञानिक ताकतों से प्रभावित होते हो। स्टेप 7, ब्लाइंडफोल्ड एंड साइटलेस विजन। ब्लाइंडफोल्ड और अदृश्य दृष्टि आंखों से अधिक है जो तुम देख सकते हो। सोचो, तुम एक कमरे में हो और सामने कोई व्यक्ति आकर तुम्हें पूरी तरह से ब्लाइंडफोल्ड, आंखों पर पट्टी कर देता है। तुम कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ी देर बाद वह शख्स तुम्हारे सामने एक कागज लाता है और तुम बिना देखे उस कागज पर लिखे शब्द को बता देते हो। तुम्हें यह कैसे पता चला? यह कोई चमत्कार नहीं है, यह है साइटलेस विजन का खेल, जिसे मेंटलिज्म में ब्लाइंडफोल्ड और मानसिक संकेतों से जोड़ा जाता है, जो दिखाती है कि असल में दृष्टि से कहीं अधिक हमारी अन्य इंद्रियां काम करती हैं। साइटलेस विजन का मतलब है बिना आंखों के, बिना देखे और बिना किसी बाहरी मदद के किसी चीज को देखना। मेंटलिस्ट इस ट्रिक को अपनी सूक्ष्म इंद्रियों और मानसिक ध्यान की मदद से करता है। केंद्रित इंद्रियां। जब तुम अपनी आंखों से देखते हो तो तुम्हारी अन्य इंद्रियां थोड़ी कम काम करती हैं, लेकिन जब आंखों की पट्टी बांधी जाती है तो दिमाग की बाकी इंद्रियां और ध्यान विकसित हो जाते हैं। मेंटलिस्ट अपनी बाकी इंद्रियों का इस्तेमाल करके उस वातावरण को महसूस करता है और दूसरों को बिना देखे जानकारी दे देता है। हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज। यह असल में एक गहरी समझ और ध्यान का खेल होता है। जब तुम किसी के चेहरे या हाव भाव को पढ़ते हो तो तुम यह पता लगा सकते हो कि वह क्या सोच रहा है, आंखों से नहीं बल्कि शरीर के हर छोटे इशारे से। कोरिंडा ने एक शो में एक आदमी को बुलाया और अपनी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी। फिर उन्होंने कहा, तुमने अभी जो वस्तु हाथ में पकड़ी है वह एक किताब है। आदमी हैरान होकर बोला, आपने कैसे जाना? कोरिंडा ने कहा, मैंने तुम्हारी उंगलियों की हलचल देखी, किताब का आकार और वजन में महसूस कर सकता था। यह पूरी तरह से मानसिक ध्यान और समझ का खेल था, जिसमें कोरिंडा ने अपनी बाकी इंद्रियों का इस्तेमाल किया। आप इसे कैसे सीख सकते हैं? जब तुम किसी से मिलो, उसकी आंखों में देखे बिना उसके मूड और भावनाओं को पकड़ने की कोशिश करो। छोटी छोटी इशारों और हाव भाव से तुम बहुत कुछ समझ सकते हो। दूसरों के संकेतों पर ध्यान दो। जब किसी से बातचीत कर रहे हो तो केवल शब्दों पर ध्यान मत दो, उसकी आवाज, उसके शरीर का हिलना डुलना और उसके चेहरों के छोटे इशारे तुम्हें बहुत कुछ बता सकते हैं। सोचने की गहराई। तुम्हारी आंखें सिर्फ एक साधन है देखने का, लेकिन असल में तुम्हारे दिमाग और इंद्रियां और भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्या तुम उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हो? याद रखना, असली दृष्टि आंखों से नहीं बल्कि दिमाग और इंद्रियों की गहरी समझ से आती है। स्टेप 8, मसल रीडिंग एंड सटल क्यूज। सोचो, तुम एक कमरे में खड़े हो और किसी ने तुम्हें चुपके से पूछा, क्या तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो? तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अचानक तुम्हारा शरीर किसी अज्ञात दिशा में खींच लिया जाता है। तुम्हें यह समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ, लेकिन तुम उस दिशा में चलने लगते हो। तुम किसी के इशारे से प्रभावित हो, बिना यह महसूस किए कि वह तुम्हारे शरीर के हर छोटे संकेत को पढ़ रहा है। यह है
मसल रीडिंग और सटल क्यूज का जादू। जब हम अपने दिमाग और शरीर के गहरे संकेतों को समझते हैं तो हम अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। मेंटलिस्ट इस विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे बिना शब्दों के केवल शरीर के हल्के हल्के इशारों से सही दिशा में एक्शन ले सकें। मसल रीडिंग का मतलब है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे शरीर के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ता है, जैसे तुम्हारी मांसपेशियों के हल्के संकुचन, शरीर के हिलने डुलने के तरीके या तेजी से सांस लेने के लक्षण। ये सब संकेत एक मानसिक दिशा की ओर इशारा करते हैं। जब तुम किसी की मदद से इस तकनीक को अपनाते हो तो तुम उसके शरीर के संकेतों से समझ सकते हो कि वह किस दिशा में जाना चाहता है या उसकी नजदीकी वस्तु क्या है, बगैर उसे कुछ कहे। कोरिंडा ने एक शो में एक व्यक्ति से कहा, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर के संकेतों से तुम्हें उस दिशा में ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। वह व्यक्ति आंखें बंद करके चलने लगा। कोरिंडा ने उसे धीरे धीरे और सूक्ष्म तरीके से ऐसे इशारे दिए जैसे हल्का सा कंधा हिलाना या पांव की हलचल से संकेत देना, और उसे सीधे उस दिशा में ले आए। यह पूरी तरह से मसल रीडिंग का कमाल था, जहां कोरिंडा ने शरीर के हर छोटे संकेत को महसूस किया और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया। सूक्ष्म संकेत कैसे काम करते हैं? गति और पोजीशन। जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो, उसकी शारीरिक स्थिति और गति तुम्हारे दिमाग के संकेतों को प्रभावित करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति घबराया हुआ है तो उसकी शारीरिक मुद्रा थोड़ी सिकुड़ी होती है। हाथ और पैरों की स्थिति। अगर किसी व्यक्ति का हाथ या पैर किसी दिशा में इशारा कर रहे हैं तो यह संकेत होता है कि वह वहीं जाने की योजना बना रहा है। मांसपेशियों की हलचल। यह सबसे सूक्ष्म संकेत होता है। शरीर के बहुत हल्के संकुचन से पता चलता है कि व्यक्ति किसी चीज के बारे में सोच रहा है या किसी दिशा में इरादा रखता है। अब सवाल है, इसे आप कैसे कर सकते हो? दूसरों के भावनाओं को समझना। किसी की घबराहट, खुशी या किसी बात से असहमति को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति और इशारों से पहचानना सीखो। बस साइंस। मीटिंग्स में जब कोई क्लाइंट या पार्टनर तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा हो तो उसके शरीर के संकेतों से समझो कि वह सच में क्या चाहता है। सोशल मीटिंग्स में दोस्तों और परिवार के साथ जब भी तुम बातचीत कर रहे हो, उनके शरीर के संकेतों को पढ़ो। इससे तुम बेहतर समझ पाओगे कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। मसल रीडिंग और सटल क्यूज का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि तुम किसी के विचारों को पढ़ सको। इसका असल में मतलब यह है कि तुम दूसरों की दुनिया को उनके बिना कहे समझ सको। क्या तुम तैयार हो इस शक्तिशाली तकनीक को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए? अब हम बात करेंगे स्टेप 9, प्रेडिक्शंस क्रिएट ड्रामेटिक इम्पैक्ट। सोचो तुम एक रेस देख रहे हो और अचानक से किसी व्यक्ति ने भविष्यवाणी की, वह काला घोड़ा पहले नंबर पर आएगा। तुम हंसते हो और उसे मजाक में लेते हो, क्योंकि सब जानते हैं कि भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता। लेकिन फिर जैसे ही रेस खत्म होती है, वही काला घोड़ा पहले नंबर पर आता है। तुम हैरान हो जाते हो, ये कैसे हुआ? क्या यह सच में भविष्यवाणी थी या कोई और खेल था? यह है प्रेडिक्शंस का जादू। टोनी कोरिंडा की 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म में यह एक प्रमुख तकनीक है जो मेंटलिज्म के शो को बिल्कुल शानदार बना देती है। भविष्यवाणी करने की कला केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक मजबूत मनोवैज्ञानिक टूल है जो दर्शकों पर गहरा असर डालता है। प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियां उन घटनाओं का अनुमान लगाने का एक तरीका है जिन्हें हम पहले से ही जान नहीं सकते, लेकिन जब इन्हें सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो यह एक गहरे मानसिक प्रभाव का निर्माण कर सकता है। सूक्ष्म संकेत और संकेतों का इस्तेमाल। भविष्यवाणी करने में मुख्य चीज होती है उन संकेतों और घटनाओं का सही तरीके से उपयोग करना जो सामने हो रही होती हैं। संभावनाओं का अनुमान। भविष्यवाणियां हमेशा 100% सटीक नहीं होती, लेकिन यदि तुम सही तरीकों से काम कर रहे हो तो तुम्हारी भविष्यवाणियां अधिकतर सटीक होती हैं, सही निकल सकती हैं। यह सिर्फ मानसिक तैयारी का खेल है। दर्शकों का मनोविज्ञान। भविष्यवाणी करते वक्त यह महत्वपूर्ण होता है कि तुम दर्शकों को यह यकीन दिला सको कि यह एक असाधारण घटना हो रही है। तुम्हारी प्रस्तुतिकरण, शब्दों का चुनाव और हर इशारा, सब कुछ उन्हें इस विश्वास में डालता है कि तुम सच में भविष्य देख सकते हो। कोरिंडा ने दर्शकों से कहा, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि किसी व्यक्ति का नाम जिसकी इस कमरे में मौजूदगी मुझे नहीं मालूम, वह पर्ची के अंदर होगा। फिर उन्होंने एक पर्ची पर नाम लिखा और उसे लिफाफे में बंद कर दिया।
कुछ समय बाद किसी दर्शक ने उसी नाम का पर्चा निकाला। लोगों का चेहरा देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि कोरिंडा का मानसिक जादू था। यह सिर्फ सटीक भविष्यवाणी का कमाल नहीं बल्कि दर्शकों को विश्वास दिलाने का खेल था। प्रिडिक्शंस को कैसे प्रभावी बना सकते हैं? चीजों का अनुमान लगाना। अगर तुम किसी खेल या प्रतियोगिता का हिस्सा हो तो इसके परिणाम को पहले से अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन उसे इस तरह से प्रस्तुत करो कि यह एक भविष्यवाणी हो। मनोरंजन में, जब तुम अपने दोस्तों या परिवार के साथ किसी घटना के बारे में बात कर रहे हो तो पहले से किसी घटना का अनुमान लगाओ और बाद में उसे सच साबित करो। किसी मीटिंग या बिजनेस के संदर्भ में किसी फैसले को पहले से पूर्वानुमानित करने से लोग तुम पर भरोसा करेंगे और तुम्हारी भविष्यवाणी को असाधारण मानेंगे। याद रखना, भविष्यवाणियां सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालने का एक तरीका है। यह तुम्हारे शब्दों में जादू पैदा कर सकती है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर सकती है। अब हम बात करेंगे स्टेप 10, बिल्डिंग रैपोर्ट एंड ट्रस्ट। सोचो तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो। कुछ ही पल में ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हें बरसों से जानता है। तुम चौंक जाते हो, दिल में एक हलचल सी होती है। ऐसा लगता है कि मानो तुम किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हो। आखिर ये जादू कैसे होता है? यही है बिल्डिंग रैपोर्ट एंड ट्रस्ट का कमाल। मेंटलिज्म में यह एक बेहद जरूरी चीज है। जब तुम किसी के साथ भरोसा और जुड़ाव बना लेते हो तो तुम न केवल उसे समझ पाते हो बल्कि उसके दिमाग को भी आसानी से पढ़ सकते हो। 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म में यह सिखाया गया है कि किसी भी मानसिक प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने दर्शकों के साथ गहरा संबंध और विश्वास स्थापित करना होता है। जब तुम किसी से जुड़ाते हो तो उसकी दुनिया में प्रवेश करते हो, उसकी भावनाओं को महसूस करते हो, उसे यह एहसास कराते हो कि वह तुम्हारे लिए मायने रखता है। यही रिपोर्ट की ताकत है। यह वह रिश्ता है जहां व्यक्ति अपने दिल की बातें साझा करने लगता है और तुमसे जुड़ाव महसूस करता है। एक बार जब यह रिश्ता बन जाए तो तुम बिना कहे उसके विचारों को समझ सकते हो। मिररिंग, जब तुम किसी के हाव भाव, शारीरिक भाषा या बोलने के अंदाज को अपनाते हो तो वह व्यक्ति अनजाने में तुमसे जुड़ाने लगता है। जैसे उसकी मुद्रा को अपनाना या उसकी आवाज के लहजे के साथ तालमेल बैठाना। यह एक ऐसा सटल तरीका है जिससे सामने वाला तुम्हें अपना समझने लगता है। एक्टिव लिसनिंग, जब तुम किसी से बात करते हो तो उसकी बातों को सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनो। जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी बातें सुनी जा रही हैं और समझी जा रही हैं तो वह तुम पर और ज्यादा भरोसा करने लगता है। ऐसे में वह अपने विचार और भावनाएं खुलकर सामने रखता है। एम्पैथी, जब तुम किसी के दर्द, खुशी या तनाव को महसूस करते हो तो वह व्यक्ति तुमसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाता है। जब उसे लगता है कि तुम उसकी भावनाओं को समझते हो तो वह अपने दिल की गहराई से जुड़ने लगता है। यह कनेक्शन और ट्रस्ट को और मजबूत बनाता है। कोरिंडा ने अपने शो के दौरान कहा था, मैं तुमसे पूरी तरह से जुड़ना चाहता हूं ताकि तुम यह महसूस कर सको कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूं। उन्होंने दर्शकों से उनके विचार, अनुभव और प्राथमिकताओं के बारे में पूछा। जब उन्होंने यह किया तो दर्शकों को लगा कि वह उन्हें समझते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। इससे उनका मानसिक प्रदर्शन और प्रभावी बन गया। लोग उनकी बातों को सहजता से मानने लगे। याद रखना, जब तुम किसी से सच्चे दिल से जुड़ते हो तो तुम केवल उनके विचार ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा तक पहुंच सकते हो। यही मानसिक कनेक्शन का असली जादू है। अब हम बात करेंगे स्टेप 11, प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन मैटर मोर देन ट्रिक्स। कभी तुमने किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी को देखा है जो मैदान पर शानदार खेलता है? वह खिलाड़ी जितना शानदार दिखता है उतनी ही मेहनत और अभ्यास उसने पर्दे के पीछे किया होता है। शायद तुमने उस खिलाड़ी को घंटों की कड़ी ट्रेनिंग और नजरअंदाज किए गए पसीने को नहीं देखा। बस जो दिखता है वही असर करता है। यही सिद्धांत प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन का है। मेंटलिज्म में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक तुम किसी ट्रिक को सही से प्रस्तुत नहीं करते तब तक वह किसी भी दर्शक के लिए प्रभावी नहीं हो सकती। सिर्फ ट्रिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका और उन पर किए गए अभ्यास की गुणवत्ता। प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ ट्रिक को सही से करना नहीं होता बल्कि उसे इस तरह से पेश करना होता है कि दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाएं। प्रेजेंटेशन का महत्व, जब तुम किसी ट्रिक को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करते तो वह उतनी प्रभावी नहीं होती।
ट्रिक का हर एक हिस्सा, हर एक इशारा और हर एक शब्द, यह सब तुम्हारी प्रस्तुति का हिस्सा है। अभ्यास से आत्मविश्वास आता है। जितना ज्यादा तुम अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास से तुम जो भी ट्रिक करोगे वह असाधारण लगने लगेगा। हर विवरण मायने रखता है। मेंटलिस्ट केवल ट्रिक को करने के बजाय पूरी प्रस्तुति में हर छोटे से छोटे विवरण को बारीकी से ध्यान में रखते हैं। जैसे कैसे वे दर्शकों से बात करते हैं, उनका चेहरा कैसा होता है और उनके इशारे किस तरह से काम करते हैं। कोरिंडा ने एक शो में एक बेहद कठिन ट्रिक की जिसमें उन्होंने बिना देखे किसी व्यक्ति का नाम और पसंदीदा रंग बताया। शुरुआत में दर्शकों को लगा कि यह एक सामान्य ट्रिक हो सकती है, लेकिन जब कोरिंडा ने अपने हर इशारे और शब्द को सही तरीके से प्रस्तुत किया तो वह ट्रिक किसी जादू से कम नहीं लगी। यह केवल उनके अभ्यास का कमाल नहीं था, बल्कि प्रस्तुतिकरण के हर पहलू ने उस ट्रिक को एक अविश्वसनीय अनुभव बना दिया। आप इसे कैसे अपना सकते हैं? किसी भी कौशल में, चाहे तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो या किसी प्रस्तुति को दे रहे हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभ्यास। जितना ज्यादा तुम अभ्यास करोगे उतना सहज और प्रभावी बनोगे। प्रस्तुति में जब तुम अपनी बात रखते हो तो सिर्फ अपने शब्दों पर नहीं, बल्कि अपनी आवाज, चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा पर भी ध्यान दो। तुम्हारा आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण ही लोगों को प्रभावित करेगा। याद रखना, ट्रिक केवल एक हिस्सा है। असल में जो तुम्हें और तुम्हारी कला को खास बनाता है वह है तुम्हारा अभ्यास और उसे प्रस्तुत करने का तरीका। स्टेप 12, स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग एलिवेट द एक्सपीरियंस। सोचो, तुम किसी फिल्म या नाटक को देख रहे हो और अचानक से कहानी की एक खास मोड़ पर तुम्हारा दिल रुक जाता है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम उस कहानी का हिस्सा बन गए हो। तुम खुद को पात्रों की भावनाओं में खो देते हो और वो दृश्य तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह है स्क्रिप्टिंग और स्टोरी टेलिंग का जादू। मेंटलिज्म में जब तुम किसी प्रदर्शन को सिर्फ ट्रिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कहानी के रूप में पेश करते हो, तो वह दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालता है। टोनी कोरिंडा ने अपनी बुक में बताया कि एक शक्तिशाली कहानी और सही स्क्रिप्टिंग से तुम न केवल मानसिक प्रदर्शन को दिलचस्प बना सकते हो, बल्कि दर्शकों के अनुभव को भी गहराई से जोड़ सकते हो। स्क्रिप्टिंग यानी तुम्हारी कहानी को इस तरह से तैयार करना कि वह हर एक पहलू पर प्रभाव डाल सके। स्टोरी टेलिंग का मतलब है अपने दर्शकों को उस कहानी में शामिल करना ताकि वे उस घटना का हिस्सा महसूस करें। जब तुम किसी ट्रिक को कहानी के रूप में पेश करते हो तो दर्शक न केवल उसे समझते हैं बल्कि उसकी भावनाओं को भी महसूस करते हैं। इमोशनल कनेक्शन। एक अच्छी कहानी में वह शक्ति होती है कि वह दर्शकों को किसी भावनात्मक स्थिति में ला सकती है। जब तुम अपनी कहानी को प्रस्तुत करते हो तो तुम दर्शकों को उस कहानी का हिस्सा बना देते हो। ड्रामा और ट्विस्ट। अच्छे स्क्रिप्टिंग और कहानी में ड्रामा और ट्विस्ट का होना जरूरी है। जब तुम किसी ट्रिक को एक कहानी के रूप में पेश करते हो तो तुम्हें इसे इस तरह से प्रस्तुत करना होता है कि वह एक सुखद आश्चर्य का एहसास कराए। दर्शकों का ध्यान खींचना। कहानी और स्क्रिप्टिंग का सही तालमेल तुम्हारे प्रदर्शन को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। इससे दर्शक तुम्हारे हर एक शब्द, इशारे और हर एक पल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। कोरिंडा ने एक शो में एक साधारण ट्रिक को इस तरह से प्रस्तुत किया। कभी तुमने ऐसा महसूस किया है कि तुम कुछ खास शक्तियों के मालिक हो, जैसे तुम भविष्य को देख सकते हो? क्या तुम तैयार हो एक असाधारण यात्रा पर जाने के लिए? उन्होंने ट्रिक को एक ऐसी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें दर्शक खुद को भविष्यवक्ता के रूप में महसूस करने लगे। कहानी में उन्होंने एक चमत्कारी भविष्यवाणी का जादू बिखेरा और जैसे ही वह भविष्यवाणी सही साबित हुई, दर्शकों को लगा कि वे सचमुच एक जादुई अनुभव से गुजर रहे हैं। जब भी तुम किसी विचार या संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हो तो उसे एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करो। यह तरीके से पेश करने से लोग उसे ज्यादा याद रखेंगे और उसमें दिलचस्पी दिखाएंगे। याद रखना, सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि एक मजबूत और दिलचस्प कहानी तुम्हारे प्रदर्शन को अविस्मरणीय बना सकती है। अब हम बात करेंगे इस बुक के आखिरी चैप्टर स्टेप 13, नेवर रिवील्ड सीक्रेट के बारे में। सोचो, तुम किसी रहस्य को खोजने की कोशिश कर रहे हो और जैसे ही तुम्हें उसकी हलचल मिलती है वह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी और उत्सुकता होती है उस रहस्य को जानने की, पर जब तक वह अनसुलझा रहता है वह एक जादुई आकर्षण बनाए रखता है। क्या होता
अगर वह रहस्य सुलझ जाए। यह है नेवर रिवील्ड सीक्रेट का जादू। मेंटलिज्म के हर प्रदर्शन के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है। जब तक रहस्य रहस्य बना रहता है, तब तक उसका जादू बरकरार रहता है। टोनी कोरिंडा की 13 कदम मानसिकवाद के में उन्होंने यह बेहद सटीक तरीके से बताया, कभी भी अपने प्रदर्शन का राज न खोलो। जब तुम किसी ट्रिक का राज खोल देते हो, तो वह ट्रिक अपनी पूरी ताकत खो देती है। एक मानसिक जादूगर का असली जादू तब तक चलता है जब तक वह अपने तरीके और मानसिक खेल को छुपा कर रखता है। रहस्य का आकर्षण। जब कोई चीज रहस्य बनी रहती है, तो वह और भी ज्यादा आकर्षक बन जाती है। इसे जैसे ही तुम उजागर करते हो, वह खो जाता है। दर्शकों का विश्वास। अगर तुम अपना राज खोलते हो, तो दर्शक तुम्हें एक और सामान्य व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जब वह राज छुपा रहता है, तो वे हमेशा यह मानते हैं कि तुम कुछ खास कर रहे हो। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एक मानसिक खेल के दौरान जब दर्शकों को यह एहसास होता है कि वह किसी खास मानसिक शक्ति के साथ संपर्क में है, तो उनका अनुभव और भी गहरा हो जाता है। लेकिन जब यह राज सामने आता है, तो वह अनुभव खत्म हो जाता है। कोरिंडा ने एक बार एक शो में एक ट्रिक की, जिसमें उन्होंने दर्शकों से बिना देखे कुछ शब्द लिखवाए और बाद में उसी शब्द को सही सही बता दिया। शुरुआत में दर्शकों को यह महसूस हुआ कि यह तो कोई विशेष शक्ति हो सकती है, लेकिन जैसे ही कोरिंडा ने अपने तरीके का राज खोला, उनका जादू खत्म हो गया। लोग अब यह मानने लगे कि यह सिर्फ एक तकनीक थी। यही होता है जब हम अपने राज को सामने ला देते हैं, जादू खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि आप इसे कैसे अपना सकते हैं अपनी कला में। अगर तुम कोई कला सीख रहे हो, तो इसे इस तरह से दिखाओ कि लोग उसे रहस्य की तरह महसूस करें। यह तुम्हारी कला को और भी आकर्षक बना देगा। जब तुम किसी योजना या विचार को प्रस्तुत कर रहे हो, तो उसे पूरी तरह से नहीं खोलो। थोड़ी सी जिज्ञासा बनाए रखो, ताकि लोग उस पर और गहराई से विचार करें। रिश्तों में अपनी भावनाओं और विचारों को कुछ हद तक गुप्त रखो, ताकि वे उस रहस्य को महसूस कर सकें। यह तुम्हारे रिश्ते को और भी दिलचस्प बनाएगा। याद रखना, जब तुम किसी रहस्य को जिंदा रखते हो, तो वह एक शक्तिशाली आकर्षण बन जाता है। क्या तुम तैयार हो अपने जादू को कभी न खोलने के लिए और उसे हमेशा के लिए रहस्य बनाकर रखने के लिए? अब तुम्हारी बारी है रहस्य को जिंदा रखने और दिमागों को मोहित करने की। जरा सोचो, अगर तुम किसी भीड़ के सामने खड़े हो और सिर्फ अपनी बातों और नजरों से लोगों का ध्यान खींच रहे हो। लोग तुम्हारी हर हरकत को देख रहे हैं, तुम्हारे हर शब्द पर झुके हुए हैं, और आखिर में जब तुम कोई चमत्कार कर दिखाते हो, तो तालियों की गूंज उठती है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी हकीकत बन सकती है। टोनी कोरिंडा की 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म तुम्हें एक साधारण व्यक्ति से एक रहस्यमयी कलाकार में बदलने का जरिया है। इस किताब में सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, यह तुम्हें मानसिकता, प्रस्तुति और लोगों के दिमाग को पढ़ने की कला सिखाती है। लेकिन याद रखना, मेंटलिज्म सिर्फ ट्रिक्स का नाम नहीं है, यह एक अनुभव है जो तुम लोगों को देते हो। यह एक ऐसा जादू है जो दिल और दिमाग दोनों को छूता है। और सबसे खास बात, इसका राज सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा। अब वक्त है सीखने का, अभ्यास करने का और एक नया जादूगर बनने का। अगर तुम तैयार हो अपने अंदर के मेंटलिस्ट को जगाने के लिए, तो 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म से बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकती। अब किताब उठाओ, रहस्य को गले लगाओ और लोगों को मंत्रमुग्ध करने के सफर पर निकल पड़ो। तुम्हारा जादू इंतजार कर रहा है। और ये बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।